हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के 6 मार्क्स क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। मैंने सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। 1 की कैप कंसेंसस एडी आइडम मीटिंग ऑफ द माइंड्स। देखो ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कंसेंसस एड आइडम का मतलब है मीटिंग ऑफ द माइंड्स, यानी दोनों पार्टीज को सेम चीज के बारे में सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेक्शन 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि कंसेंट टैब होता है जब दो या ज्यादा लोग सेम थिंग पे सेम सेंस में अग्री करें। इंपॉर्टेंस क्या है? अगर पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। कंफ्यूजन या डिसेप्शन पे बेस्ड अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जब कंसेंसस एड आइडम नहीं होता, अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। ये यूजुअली टैब होता है जब मिस्टेक हो, एम्बिग्यूटी हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो या सब्जेक्ट मैटर, प्राइस या टर्म्स के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। केस लॉ है रैफल्स वी विचलहॉर्स 1864। इसमें क्या हुआ? दो शिप्स थी, दोनों का नाम पियरलेस था पर अलग अलग टाइम पे सेलिंग कर रही थी। बायर और सेलर दोनों डिफरेंट शिप्स के बारे में सोच रहे थे। कोर्ट ने कहा नो कंसेंसस एड आइडम तो नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना, बिना कंसेंसस एड आइडम के एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। दो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। डिस्चार्ज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस का टर्मिनेशन। जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है तो पार्टीज को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहती। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज याद रखो, ये इंपॉर्टेंट तरीके हैं। पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। जब दोनों पार्टीज अपने प्रोमिसेस पूरी कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ध्यान रखना, पार्शियल परफॉर्मेंस से फुल डिस्चार्ज नहीं होता अनलेस एक्सेप्ट किया जाए। दूसरा है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। इसमें नोवेशन, रीसिशन, ऑल्ट्रेशन, रिमिशन होते हैं। सेक्शन 62 to 67 इसको गवर्न करते हैं। तीसरा है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबल। जब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए बियॉन्ड कंट्रोल के इवेंट से तो सेक्शन 56 के अंडर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। इंपॉर्टेंट केस याद रखो, टेलर वी कॉल्डवेल 1863। इसमें एक म्यूजिक हॉल था जो फायर से डिस्ट्रॉय हो गया परफॉर्मेंस से पहले। कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। चौथा है डिस्चार्ज बाय ब्रीच। जब एक पार्टी रिफ्यूज करे या वायोलेट करे तो दूसरी पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है और डैमेजेस क्लेम कर सकती है। पांचवा है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें डेथ, इंसोल्वेंसी, मर्जर, लिमिटेशन पीरियड, एक्सपायरी आते हैं। लीगल इफेक्ट समझो, डिस्चार्ज के बाद फ्यूचर ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं पर ऑलरेडी अक्रूड राइट्स एनफोर्सेबल रहते हैं। 3 ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अच्छा, अब डिजिटल एज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी वेरीफाई करना और सिग्नर की आइडेंटिटी कंफर्म करना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसको गवर्न करता है। लीगल रिकॉग्निशन सेक्शन 5 आईटी एक्ट कहता है कि डिजिटल सिग्नेचर्स को हैंड रिटन सिग्नेचर्स के बराबर लीगल स्टेटस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। कैसे काम करता है? क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज होती है जिसमें प्राइवेट की से सेंडर साइन करता है और पब्लिक की से रिसीवर वेरीफाई करता है। बहुत सिंपल है ना? सर्टिफाइंग अथॉरिटी का रोल। सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स डीएससी इशू करती है जो सिग्नर की आइडेंटिटी कंफर्म करती है। सेक्शन 85B इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। बेनिफिट्स याद रखो, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, नॉन रिप्यूडिएशन और ऑथेंटिसिटी मिलती है। केस रेफरेंस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वी प्रफुल्ल देसाई 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल प्रोसेसेस की लीगल वैलिडिटी रिकॉग्नाइज की। 4 टेम्पररी वर्सेस परपेचुअल इंजंक्शन। अच्छा बच्चों, अब इंजंक्शन पे आते हैं। इंजंक्शन एक जुडिशियल ऑर्डर है जो किसी पर्सन को पर्टिकुलर एक्ट करने से रोकता है। इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और सीपीसी 1908 गवर्न करते हैं। टेम्पररी इंजंक्शन ये लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रांटेड होता है जब तक सूट पेंडिंग रहता है। ऑर्डर 39 रूल्स 1-2 सीपीसी इसको गवर्न करता है और इसका पर्पस स्टेटस क्वो मेंटेन करना होता है। परपेचुअल या परमानेंट इंजंक्शन ये फाइनल हियरिंग के बाद ग्रांटेड होता है और परमानेंटली डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन करता है। सेक्शन 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसको कवर करता है। की डिफरेंसेस ध्यान से समझो, टेम्पररी इंटरिम और टाइम बाउंड होता है जबकि परपेचुअल फाइनल और परमानेंट होता है। टेम्पररी ट्रायल के ड्यूरिंग दिया जाता है और परपेचुअल फाइनल जजमेंट के बाद दिया जाता है। टेम्पररी प्रिवेंटिव नेचर का होता है जबकि परपेचुअल फाइनल रिलीफ होता है। इंपॉर्टेंट केस याद रखो, गुजरात बॉटलिंग को लिमिटेड वी कोका कोला को 1995 सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल्स दिए टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए प्रीमा फेसी केस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए और इरेपरेबल इंजरी प्रूव करना होगा। 5 की कैप टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। बच्चों, अब टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस समझते हैं। सेक्शंस 46 to 50 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको गवर्न करते हैं। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 46 कहता है अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना होगा।
सेक्शन 55 कहता है अगर टाइम स्पेसिफाइड है और एसेंशियल है तो फेल करने पे कॉन्ट्रैक्ट वॉडेबल हो जाता है। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग अगर प्लेस फिक्स नहीं है तो प्रोमिसर जो प्लेस अपॉइंट करे वहां परफॉर्म करना होगा। सेक्शन 47 कहता है अगर टाइम फिक्स नहीं तो रीजनेबल आवर्स में परफॉर्म करना होगा। परफॉर्मेंस ऑन एप्लीकेशन जब प्रोमिसी के एप्लीकेशन पे परफॉर्म करना हो तो प्रोमिसी जो प्लेस और टाइम चूज करे वहां परफॉर्म करना होगा। लीगल इफेक्ट याद रखो, इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस पे अग्रीव्ड पार्टी को कॉम्पेंसेशन या टर्मिनेशन का राइट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है। 6 की कैप कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोकेशन। अच्छा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शंस 3 to 6 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको कवर करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 4 ऑफर टैप कम्युनिकेट होता है जब वो पर्सन के नॉलेज में आता है जिसको ऑफर दिया गया है। ऑरल, रिटन या कंडक्ट से कम्युनिकेट हो सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन 4 इसमें दो सिचुएशंस है। अगेंस्ट प्रोपोजर जब ट्रांसमिशन के कोर्स में पुट किया जाए और अगेंस्ट एक्सेप्टर जब प्रोपोजर के नॉलेज में आए। फेमस केस याद रखो, एडम्स वी लिंडसेल 1818 रॉन्ग एड्रेस की वजह से एक्सेप्टेंस डिले हुआ। कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ जब एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया गया। इसको पोस्टल रूल कहते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन सेक्शन 5 रिवोकेशन मतलब ऑफर या एक्सेप्टेंस विथड्रॉ करना। ऑफर रिवोक हो सकता है एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले और एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है प्रोपोजर के नॉलेज में आने से पहले। केस याद रखो, बायोन वी वैन टाइनहोवन 1880 रिवोकेशन टैब वैलिड है जब वो ऑफरी को कम्युनिकेट हो जाए। रिमेंबर करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन के बिना नो एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। 7 फ्रॉड वर्सेस मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों फ्री कंसेंट को अफेक्ट करते हैं पर डिफरेंसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फ्रॉड सेक्शन 17 इसमें इंटेंशन टू डिसीव होता है। डेलिबरेटली फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, एक्टिव कंसीलमेंट होती है और प्रोमिसेस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म किए जाते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 इसमें नो इंटेंशन टू डिसीव होता है। फॉल्स स्टेटमेंट इनोसेंटली मेड होता है पर स्टिल दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस करता है। की डिफरेंसेस ध्यान से नोट करो, फ्रॉड में डेलिबरेट इंटेंशन होती है जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होती। फ्रॉड में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में जनरली डैमेजेस नहीं मिलते। फ्रॉड पनिशेबल हो सकता है पर मिसरिप्रेजेंटेशन पनिशेबल नहीं है। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट वॉडेबल होता है अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे। इंपॉर्टेंट केस डेयरी व्हीट पीक 1889 कोर्ट ने कहा फ्रॉड के लिए इंटेंशन टू डिसीव प्रूफ करना जरूरी है। ऑनेस्टली मेड फॉल्स स्टेटमेंट सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन है। लीगल इफेक्ट समझो, दोनों कॉन्ट्रैक्ट को वॉडेबल बनते हैं पर सिर्फ फ्रॉड क्रिमिनल लायबिलिटी और डैमेजेस क्लेम देता है। 8 डिजिटल सिग्नेचर शॉर्ट नोट। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर का शॉर्ट नोट भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करता है और एंश्योर्स करता है कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और ऑल्टर नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसको लीगली रिकॉग्नाइज करता है। लीगल रिकॉग्निशन सेक्शन 5 आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग डिजिटल सिग्नेचर्स को हैंडरिटन सिग्नेचर्स के बराबर लीगल वैल्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्पस याद रखो, डिजिटल सिग्नेचर्स ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, इंटेग्रिटी एंश्योर करते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑल्टर नहीं हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं कि डॉक्यूमेंट सिक्योर है और नॉन रिप्यूडिएशन एंश्योर करते हैं कि डिनाई नहीं कर सकते। मॉडर्न यूजेस ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, ऑनलाइन बैंकिंग, कंपनी फाइलिंग्स, ई कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नमेंट पोर्टल्स में वाइडली यूज होते हैं। लीगल प्रिजम्पशन सेक्शन 85B एविडेंस एक्ट कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। केस याद रखो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वी डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई 2003 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकॉग्निशन मिली सुप्रीम कोर्ट से। नो कंसिडरेशन डेफिनेशन। अच्छा, अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसिडरेशन। सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको डिफाइन करता है। जब प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिसी कुछ करे या कुछ करने से एब्सटेन करे तो वो एक्ट या एब्सटिनेंस कंसिडरेशन कहलाता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ध्यान से नोट करो, पहला प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए, दूसरा प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो सकता है, तीसरा लॉफुल और रियल होना चाहिए और चौथा इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंस समझो, कंसिडरेशन हर कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन है। बिना कंसिडरेशन के अग्रीमेंट वॉइड होता है। एक्सेप्शंस है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज और प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। फेमस केस याद रखो, करीवी मिसा 1875 कंसिडरेशन मतलब बेनिफिट टू प्रोमिसर या डेट्रीमेंट टू प्रोमिसी होता है। लीगल इफेक्ट सेक्शन 25 अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस में आए। एग्जाम में ये पॉइंट्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है। केस लॉ जरूर मेंशन करो क्योंकि मार्क्स बहुत मिलते हैं इसे। सेक्शन नंबर्स याद रखो क्योंकि ये शोज करता है तुम्हारा कमांड टॉपिक पे। तो ये द प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करो इन्हें थॉरोली। केस लॉज याद रखो प्रॉपर्ली और सेक्शंस रैटिफाई करो। क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, इसलिए कॉन्फिडेंस रखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।